नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इन दिनों सियासत का चलन है और 5 राज्यों में चुनाव अपने शवाब पर है। ऐसे में राजनेताओं के बोल, आज के बोल एक दूसरे नेताओं के खिलाफ और पिछले दिनों के बोल और आज के बोल में जो अंतर है वो सब देखा और समझा जाना चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि क्या हमारे नेताओं ने गिरगिट को भी शर्मिंदा कर दिया है या अभी कसर कुछ थोड़ी बहुत बाकी है। हमें ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे रहनुमा हैं और इन रहनुमाओं को हमारे समाज में बहुत से लोग अपना प्रेरणा पुरुष, प्रेरक पुरुष मानते हैं। कई रहनुमा तो जातीय अस्मिता के प्रतीक पुरुष बन बैठे हैं। उन्होंने जातियों की पार्टी बना ली है और कभी जब अपनी जात जमात में होते हैं तो दूसरे जाति को गाली देते फिरते हैं, और जब दूसरे जात जमात में होते हैं तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। यह सब इसलिए जानना जरूरी है ताकि आप समझ सकें जिन्हें आप रहनुमा बना रहे हैं वो किस काबिल हैं, उन्हें समाज में और आपकी ज़िंदगी में आपको कितनी अहमियत देनी चाहिए। हमारी पत्रकार बिरादरी में ये माना जाता कि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, और अगर रिकॉर्डिंग हो गई हो तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकता है। बीते दिनों पंजाब के दलित मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने साफ साफ उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भैये कहा। आप जानते हैं कि ऐसे किसी बयान पर टीवी डिबेट होना बिल्कुल आम बात है। टीवी की डिबेट होने लगी और डिबेट नहीं होती है, वहाँ पहलवान अखाड़े में लड़ाए जाते हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी प्रवक्ता के नाम पर पहलवान तैयार करती है। जब वो लोग लड़ने लगे तो एंकर ने थोड़ी शैतानी की, चरणजीत के बीच में वो लगा दिया और बताया कि मुख्यमंत्री की विशेषता क्या है। चरणजीत चन्नी ने हिंदी श्रमिकों को भैये कहा था, प्रदेश से उन सबको बाहर निकालने का आह्वान किया था। ये कोई नई बात नहीं है, इससे नाराज़ नहीं होना चाहिए यूपी और बिहार के लोगों को, क्योंकि बहुत लंबे समय से पश्चिमी भारत में यूपी और बिहार वालों को भैये कहा जाता है। ममता बनर्जी उन्हें सीधे यूपी के गुंडे कहकर उच्चारित करती हैं और बाकी लोगों को आपनी बंगाली कहकर के ममता बनर्जी पुकारती हैं। यह अंतर समझा जा सकता है और यह अंतर गैर हिंदी भाषी प्रांतों में साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात प्रियंका वाड्रा ने कह दी। श्रोताओं को मुग्ध करने के लिए उन्होंने प्रकट किया कि वो पंजाब की पतोहू हैं। आज तक तो यह रिश्ता अनजाना था। वे यूरेशियन हैं, माँ की ओर से रोमन हिंदवी हैं, पारसी दादा के रक्त समूह के कारण सनातनी नहीं रही, मजहब ईसाई है। राजनेताओं की दबंगई तो देखी सुनी जाती रही है, मसलन बीबी, बहन, बेटी और बहू, अथवा भाई, भतीजा, बेटा और साला कहने का तो बिल्कुल चलन है। तमाम नेता ऐसे हैं जो जहाँ जाते हैं वहीं के बेटा हो जाते हैं। जब चुनाव आता है, जिस शहर जाते हैं वहाँ से कोई न कोई अपना नया रिश्ता निकाल लेते हैं। किंतु बहू या दामाद बस यदा कदा ही दिखते और याद आते हैं, शायद इसलिए भी कि वो पराये परिवार में आते हैं। फिर भी विगत लोकसभा के आम निर्वाचन में एक दामाद का रातों रात नामी गिरामी हो जाना करामाती था। कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर हमला बोलना हो तो वह दामाद अत्यंत सुलभ मुद्दा है, भले ही किसी मैनिफेस्टो में उल्लिखित न भी हुआ हो। वह बीवी के आवास का वासी है, अतः मान्य तौर पर घर जमाई नहीं है, फिर भी राष्ट्र की अर्थनीति पर प्रभाव डालता है। खासकर किसानों से भूमि अधिग्रहण वाले मामले में सृष्टि के वक्त से ही ऐसा हो रहा है। सौरमंडल के 9 ग्रह तो मनुष्य के भाग्य को निर्दिष्ट करते आए हैं, मगर दामाद को 10वां ग्रह कहा गया है। कन्या राशि स्थितो नित्यम जमाता 10वां ग्रह, ससुराल में उसे पहुना पुकारा जाता है। सम्यक संदर्भ और परंपरा की दृष्टि से प्रियंका से पहले जन्मी नेहरू वंश की अन्य बेटियों का उल्लेख जरूरी हो जाता है। मोतीलाल नेहरू की बड़ी बेटी विजयलक्ष्मी ख्यात राष्ट्र नायिका थी। किशोरावस्था में अपने पिता के अंग्रेजी दैनिक इंडिपेंडेंट के संपादक सैयद हुसैन से प्रेम विवाह करना चाहती थी, किंतु मोतीलाल नेहरू की विनती पर मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया। इन दोनों लोगों ने लड़के के सामने यह प्रस्ताव रखा, अगर वो विजयलक्ष्मी पंडित को प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो इस्लाम छोड़ करके सनातनी हो जाएं। उसने यह प्रस्ताव इनकार कर दिया। अंततः
सौराष्ट्र के ब्राह्मण बैरिस्टर रंजीत सीताराम पंडित से पाणी ग्रहण कराया गया। रंजीत पंडित अत्यंत सात्विक पुरुष थे। सैयद हुसैन के प्रणय प्रसंग को जानकर भी मोतीलाल नेहरू के जमाता बनना उन्होंने स्वीकार किया। इसके बाद आई इंदिरा नेहरू, जिनसे प्रेम विवाह के बाद फिरोज गांधी नेशनल हेरल्ड और इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े। वे रायबरेली के पहले सांसद थे। दिल्ली में ससुराल के सरकारी आवास तीन मूर्ति में रहने की जगह सांसद के एक छोटे से फ्लैट में फिरोज गांधी रहना पसंद करते थे। फिरोज ने शायद स्पेनी कहावत सुनी थी कि शेर के पूंछ बनने के बजाय मूषक का सिर बनकर रहो। हालांकि राजीव और संजय के साथ पत्नी इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के सरकारी आवास तीन मूर्ति में ही रहा करती थी। इंदिरा गांधी द्वारा अंतः धार्मिक विवाह के बाद और आगे बढ़कर बड़े बेटे राजीव ने इतावली ईसाई सोनिया से शादी कर रक्त समूह बदल डाला। आज का नामी गिरामी दामाद है प्रियंका, पति रॉबर्ट वाड्रा। एक बार रॉबर्ट ने दावा किया था कि 542 लोकसभा की सीटों में से वो कहीं से लड़ाई जीत करके आ सकते हैं। वाड्रा के इस दावे पर लोगों ने खासी खिल्ली उड़ाई थी, लेकिन इसके बाद भी प्रियंका ने रॉबर्ट को राजनीति से दूर ही रखा। फिर भी बेचारे रॉबर्ट घुन की तरह अपने ससुराल वालों के गेहूं के साथ चुनाव में पिसते नजर आए हैं और देखे जा सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा विवाह के बाद नया धंधा कर रहे हैं, जमीन का सट्टा। हरियाणा तथा डीएलएफ वाले पुष्टि कर देंगे। जब पूरा कुनबा पिछले लोकसभा निर्वाचन में अमेठी आया था, राहुल गांधी के नामांकन के दिन, उनकी भाजपाई हरीफ स्मृति मल्होत्रा जुबिन ईरानी ने अमेठी के खेतिहरों को सावधान कर दिया था कि अपनी जमीन को बचाएं। रॉबर्ट वाड्रा आ रहा है। उन पर अनगिनत मुकदमे भी चल रहे हैं। अधिकतर जमीन वाले हैं। सस्ता खरीदना, महंगा बेचना। अब रॉबर्ट यूपी न कि पंजाब के वासी हैं, तो प्रियंका पंचनद प्रदेश के प्रति कैसे नाता रख सकती हैं। इसी तरह का एक किस्सा 1975 का भी याद आता है, जब मध्यावधि चुनाव में इंदिरा गांधी गुजरात में वोट मांगने गईं और उन्होंने जाकर के कहा कि मैं गुजरात की बहू हूँ। उनके पति रहे फिरोज जहांगीर गांधी, अग्नि पूजक, जो राष्ट्रियन यानी फारस से आए पारसी थे। आपको अब समझ में आ सकता है कि इंदिरा और फिरोज के नाम में गांधी कैसे लिखा गया। अंततः हकीकत यह है कि फिरोज के नाम के पीछे गांधी लिखा जाता था। उनकी जात गांधी थी, लेकिन धीरे धीरे हिंदी और अंग्रेजी के भारतीय पत्रकारों ने गांधी को गांधी में तब्दील कर दिया। हालांकि उस समय बापू जिंदा थे और बापू का कोई भी वाद प्रतिवाद इस पर आया नहीं, ये सवाल उनसे पूछा ही नहीं गया। अब आते हैं इस बात पर कि बड़ौदा की सभा में इंदिरा गांधी ने खुद को गुजरात की बहू क्यों और कैसे कहा। इस्लाम से पीड़ित होकर फिरोज का परिवार ईरान से दक्षिण गुजरात के बालसाट जिले के पारडी तालुका के निकट उदयवाड़ा कस्बे में 8वीं सदी में आकर बस गया था। हालांकि फिरोज गांधी खुद प्रयाग आ गए थे, वहीं उनकी आज भी मज़ार है। पति के निधन से 15 सालों बाद इंदिरा गांधी यूपी तथा दिल्ली में ही रहीं। गुजरात के चुनाव 1975 के वक्त तो कांग्रेस अध्यक्ष को गुजरात की पुत्रवधू कहलाना अत्यधिक मुफीद अंदाज लगा। उसी दौर में सोशलिस्ट पुरोधा मधुली में भी चुनाव अभियान हेतु बड़ौदा आए। उन्होंने इंदिरा गांधी का जवाब एक जनसभा में यह कह के दिया कि अगर कहीं रोम में चुनाव हो तो इंदिरा गांधी कह सकती हैं कि मैं इटली की सास हूँ। सच्चाई है कि पारसी जन्मना होता है, अपरिवर्तनशील है। अतः इंदिरा गांधी न पारसी हैं न कश्मीरी ब्राह्मण रहीं। उन्होंने चतुराई की, गांधी कुल नाम में वर्तनी बदलकर गांधी बन गई। इसीलिए अमेरिकी पत्रिकाएं टाइम तथा न्यूज़ वीक हमेशा कोष्टक में स्पष्ट कर देते थे कि इंदिरा गांधी का महात्मा गांधी से कोई भी नाता रिश्ता नहीं है। फिर भी गांव के वोटरों में मतभ्रम तो बना ही रहता था और उस समय तक हमारे यहाँ साक्षरता और शिक्षा की दर कितनी कम थी यह किसी से छुपा नहीं है। अगर प्रियंका पंजाब से अपने रिश्ते वहाँ की बहू बन के जोड़ें भी तो उससे बेहतर होता कि वो कुड़ी पंजाब की बन जाती। कुड़ी पंजाब की कोई भी हो सकता है, उसके लिए वहाँ पर रिश्ता होना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो प्रियंका में हैं और पंजाब की कुड़ी होना एक गौरव का भी विषय है। इसलिए हमारे नेता जब भी किसी ताल्लुक, किसी राज्य, किसी शहर से अपना रिश्ता बताते हैं, रिश्ता स्थापित करते हैं, तो सतर्क रहिएगा, मान मत लीजिएगा। एक बार परीक्षण जरूर कीजिएगा, क्योंकि इन रिश्तों की डोर बहुत कमज़ोर है और ये सिर्फ चुनाव तक टिकी रहती है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।